ग्रेट डाचू का काला अंधेरा, जहाँ रात का नाम ही मौत है। नदी के किनारे खून से सनी टोकरी में एक बच्चा रोता है जिसका नाम था किन्मो। 9 अपाहिज एल्डर जिनके शरीर टूटे हैं पर आत्मा अटल, उन्होंने किन्मो को गोद लिया। दिन रात खून बहाकर उसे सिखाते हैं और ऐसे ही 11 साल गुजर गए। अब किन्मो के एक हाथ में तलवार जो आकाश चीर दे, दूसरे हाथ में जादू जो नरक को जला दे और दिल में वो रहस्य जो देवताओं की नींद उड़ा दे। अब दरवाजा खुलता है, देवताओं का क्रोध बरसता है, राक्षसों की सेना दहाड़ती है और ब्रह्मांड की सबसे पुरानी षड्यंत्र का पर्दा फटता है। किन्मो एक चरवाहा लड़का या वो है कोई तूफान जो स्वर्ग को ध्वस्त करेगा। किन्मो आ रहा है और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सो गाइज, इस सीरीज को मेरे दोस्त अली ने हमारे इसी चैनल पर एक्सप्लेन किया था, मगर कॉपीराइट इश्यूज की वजह से उन्हें मजबूरी में ये सीरीज छोड़नी पड़ी, मगर मैं अब इसे पूरा करूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को ढेर सारा प्यार देंगे। तो चलो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू किया जाए। तो कहानी की शुरुआत में हमें अंधेरे की चादर में लिपटा हुआ ग्रेट डाचू कॉन्टिनेंट दिखाया गया, जहाँ पर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मारता। मगर आज बात कुछ और थी। इस पहाड़ी इलाके में शांत नदी के बहाव पर एक टोकरी में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। एक औरत उस टोकरी को पकड़कर सानला विलेज के पास आ चुकी थी, जहाँ पर 9 एल्डर्स रहा करते थे। अब ये बच्चा उनकी अमानत था। अगर इन 9 एल्डर्स की बात की जाए तो ये किसी न किसी तरह से डिसेबल्ड थे। इनका मानना था कि ये खुद का ख्याल नहीं रख सकते, तो फिर इस बच्चे को संभालना तो दूर की बात है। मगर ग्रैनी सी ने इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने का जिम्मा उठाया। साथ ही सभी एल्डर्स ने मिलकर बड़े ही प्यार से इस बच्चे को किन्मो ये नाम दिया, जिसका मतलब था चरवाहा। समय के साथ साथ किन्मो इन सबसे काफी ज्यादा घुल मिल गया था। हालांकि यंग एज में आने के बावजूद भी किन्मो का स्पिरिट एम्ब्रियो अवेकन नहीं हुआ था, जिसके चलते विलेज के सभी एल्डर्स परेशान हो गए। उन्हें लग रहा था कि शायद किन्मो कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। तो विलेज चीफ ने उन्हें बताया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि किन्मो के पास है ओवरलॉर्ड बॉडी, जो कि हजारों लाखों सालों में बस एक बार पैदा हो सकती। वेल, ये एक बहुत बड़ा झूठ था, क्योंकि विलेज चीफ इन सबको मायूस देखना नहीं चाहते थे। साथ ही साथ उन्होंने किन्मो को भी ये यकीन दिलाया कि अगर वो मेहनत करेगा तो एक दिन जरूर से ओवरलॉर्ड बॉडी को अवेकन कर पाएगा। विलेज चीफ के हिसाब से अगर किन्मो ने इस बात पर यकीन कर लिया तो जरूर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। तो अब ग्रैंड पामास किन्मो को हर रोज स्पिरिचुअल बीस्ट का ब्लड पिलाने लगे। वहीं पर मास्टर बूचर ने उसे ब्लेड चलाने की ट्रेनिंग दी। ये एल्डर अपनी स्किल में इतने तेज थे कि वो एक ही सेकंड में हजारों स्लैशेस रिलीज कर सकते। उन्होंने किन्मो को पिक स्लेइंग टेक्निक सिखा दी थी। वहीं पर ग्रैंडपामा, जो कि कॉफिन बनाने में एक्सपर्ट थे, उन्होंने किन्मो को धोना शुरू किया। उन्होंने किन्मो को 8 थंडर साउंड टेक्निक से इंट्रोड्यूस कराया था। वैसे तो ग्रैंडपामा का एक हाथ कटा हुआ है, मगर उन्होंने किन्मो को ये दिखा दिया कि उनका एक हाथ ही हजारों हाथों के बराबर है। साथ ही ग्रैंडपा लेम का एक पाव कटा हुआ था, मगर वो तो किसी भी चीज पर पाव रखकर फ्लाई कर सकते थे। तो उन्होंने किन्मो को सिखाई हेवन स्टीलिंग लेग टेक्निक। वहीं पर विलेज चीफ ने उसे गाइडिंग स्किल सिखा दी थी, जिसके इस्तेमाल से किन्मो अपनी वाइटल एनर्जी को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सकता था। और इस टेक्निक को विलेज चीफ ने नाम दिया ओवरलॉर्ड बॉडी ट्रिपल एलिक्सर स्किल। वो कहने लगे, किन्मो, अगर तुम इसे मास्टर कर लो तो इस दुनिया के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बन जाओगे। वहीं पर ग्रैंडपा म्यूट एक लोहार होने की वजह से उन्हें लोगों को टॉर्चर करना काफी ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन किन्मो का मानना है, क्योंकि ये एल्डर हर रोज उसे तरह तरह से तकलीफ देते थे ताकि किन्मो की बॉडी लोहे जैसी स्ट्रॉन्ग बन जाए। वहीं पर मास्टर डेफ, जो कि सुन नहीं सकते थे, उन्होंने किन्मो को पेंटिंग से इंट्रोड्यूस कराया। और अगर बात एल्डर ब्लाइंड की जाए तो वो बस किन्मो के सामने शो ऑफ करते हुए हर रोज उसकी धुलाई करते। बस अब ग्रैनी सी की ही ट्रेनिंग बाकी थी, जो कि किन्मो को अपनी रियल स्किल दिखाने के लिए फॉरेस्ट में ले जाती है, जहाँ पर वो एक बहुत ही खूबसूरत सी हिरन के तीनों सोल्स को लॉक करते हुए उसकी शैडोज से कपड़े बना चुकी। और इस प्रोसेस में वो हिरन पूरी तरह से सेफ था। वहीं पर उस हिरन के कपड़े पहनने के बाद किन्मो भी उसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो तो ग्रैनी सी के इस मैजिक को देखकर काफी ज्यादा खुश था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स पहुँच गए। वो ग्रैनी सी से कह रहे थे कि तुम्हें सोल लॉकिंग और बॉडी फिक्सिंग पता है, यानी कि तुम हेवनली डीमन सेक्ट के मेंबर हो। दरअसल ये ली रिवर के एल्डर्स थे और ग्रैनी सी को पता था कि ये लोग यहाँ पर मुसीबतें खड़ी करेंगे, तो उन्होंने किन्मो को वहाँ से भागने के लिए
बता दिया। मगर ली रिवर सेक्ट के 5 सन्स किन्मो के पीछे पड़ गए। किन्मो काफी तेजी के साथ अपनी जान बचाकर भाग रहा था, मगर उनके अटैक्स की वजह से वो घायल होकर अपने असली फॉर्म में आ जाता है। वो लोग स्किल्ड वॉरियर होने की वजह से किन्मो चाहकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर उसने ग्रैंडमा लेम ने सिखाई हुई हेवन स्टीलिंग लेग टेक्निक का यूज किया। इधर ग्रैनी सी अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए 1 बाय 1 उन सभी एल्डर्स को सुई धागे का यूज कर खत्म कर चुकी। वही दूसरी तरफ किन्मो ने देखा कि शाम होने वाली है और इन कल्टीवेटर्स के होते हुए वो अपने विलेज वापस नहीं जा पाएगा। तो उसे ग्रैनी सी ने कही हुई बातें याद आई। उन्होंने कहा था कि अगर कभी तुम डार्कनेस में फंस जाओ तो जंगल के स्पिरिचुअल बीस्ट को फॉलो करना, वो तुम्हें एक सेफ जगह ले जाएंगे। तो किन्मो भी वही करता है। वो उन बीस्ट को फॉलो करते हुए गोल्डन पैलेस में पहुंच गया। इनफैक्ट वो 5 लोग भी उसी पैलेस की तरफ रवाना हो चुके, मगर इसी दरमियान उनके कुछ साथी मारे जाते हैं। अब इस बैरियर के बाहर मौजूद डार्कनेस अपनी चपेट में आने वाली हर एक चीज को खत्म कर रहा था। वहीं पर बैरियर के अंदर फाइट करना अलाउड नहीं, इसलिए ली सन्स चाहकर भी किन्मो को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वेल, इस जगह को गॉडेस पास कहा जाता है, जिसे गॉड्स ने खुद बनाया था। वहाँ पर इन्हें ढेर सारे स्केलेटन्स नजर आए जो कि डार्कनेस को रोकने का काम करते हैं। जैसे ही डार्कनेस ने उस जगह पर एंटर किया, उन सभी स्केलेटन्स में जान आ गई। वेली डिवाइन गॉड्स की सोल रिमेनिंग थी। यहाँ पर वो भयानक डीमन अपने मंत्रास को दोहरा रहा था और वहीं पर गॉडेस अपने डिवाइन मंत्रास को। और तभी किन्मो को पता चला कि ये मंत्रास ही उसके स्पिरिट एम्ब्रियो बैरियर को ब्रेक कर सकते हैं। तो खुद ही उन्हें दोहराते हुए अपने बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा, मगर वो बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हालांकि किन्मो ने ये बात समझ ली कि इन्हीं मंत्रास का यूज करके वो अपने एम्ब्रियो को अवेकन कर पाएगा। अब सवेरा होते ही वो 2 जिंदा बचे कल्टीवेटर्स किन्मो को खत्म करने की कोशिश करने लगे, मगर इस बार किन्मो ने अपनी वाइटल एनर्जी का यूज करते हुए उनमें से एक कल्टीवेटर को निपटा दिया। और अब वो दूसरी बंदी किन्मो को मार पाई, इससे पहले 9 एल्डर्स ने वहाँ आकर उसे खत्म कर दिया। सभी एल्डर्स काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि किन्मो बिना पावर्स अवेकन करे ही इतने सारे पावरफुल लोगों पर भारी पड़ गया था। साथ ही किन्मो को अपने बैरियर को ब्रेक करने का तरीका मिल चुका था, इसलिए वो भागते हुए अपनी वाइटल एनर्जी को एक्टिवेट कर डिमोनिक मंत्रास को दोहराने लगा। मगर फिर भी उसका बैरियर ब्रेक होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि वहाँ पर डिवाइन पावर मौजूद थी जो कि इस बैरियर को प्रोटेक्ट करती है। मगर फिर भी किन्मो मायूस नहीं हुआ, उसने दोबारा से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसी दरमियान वो विलेज से दूर एक टेम्पल के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक डीमन कैद थी जो कि पहले तो किन्मो को मारने की कोशिश करने लगी, मगर वहाँ मौजूद स्टैचू उसे रोक रहा था। तो किन्मो के दिमाग में एक आइडिया आई। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर डिमोनिक स्पेल्स को पढ़ूंगा तो ये स्टैचू मुझे रोकने के लिए अपनी डिवाइन पावर का यूज करेगा। तो इसी डीमन डिवाइन रेजोनेंस का यूज कर मैं अपने बैरियर को ब्रेक कर सकता हूँ। इसीलिए किन्मो ने वहाँ पर डिमोनिक स्पेल्स को पढ़ना शुरू किया, जिससे उस स्टैचू अवेकन होकर उस डीमन को ही पनिश करने लगता है। उसे लग रहा था कि यही डीमन इन मंत्रास को पढ़ रही होगी, इसलिए उस स्टैचू भी अपने डिवाइन स्पेल्स को दोहराने लगा। अब इन दोनों साउंड के आपस में क्लैश होने की वजह से बैरियर पर मौजूद डिवाइन साउंड जेन मास्टर के मंत्रास के साथ उलझ गई और इसी का फायदा उठाते हुए किन्मो अपने स्पिरिट एम्ब्रियो बैरियर को ब्रेक कर देता है। उसने देखा कि उसका एम्ब्रियो स्पिरिचुअल बीस्ट जैसा ना होकर एक ह्यूमन है जो कि किन्मो के साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुका था। जिसके बाद किन्मो ने तुरंत ही जाकर 9 एल्डर्स को एक खबर दी। वो लोग तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसी दरमियान ग्रैंडपा ब्लाइंड उसे अपनी 9 हेवंस आई ओपनिंग टेक्निक सिखा देते हैं, जिसका यूज कर किन्मो किसी भी चीज को गहराई से ऑब्जर्व कर सकता था। किन्मो को तो बस अब एक तगड़ी ट्रेनिंग की जरूरत थी, इसलिए वो एक जायंट एप के साथ फाइट करने चला गया। पहले तो इन दोनों में एक ब्रूटल मुकाबला हुआ था, मगर यही फाइट एक गहरी दोस्ती में बदल गई। इसी दरमियान ग्रैंडपा म्यूट ने उसे रिफाइनिंग करना सिखा दी। किन्मो ने फायर एंड वाटर एट्रीब्यूट्स को मास्टर कर लिया था। तो इस तरह से सभी मास्टर्स ने किन्मो को अपनी अपनी टेक्निक सिखा दी, सिवाय विलेज चीफ के, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि किन्मो कभी भी उनकी सोप टेक्निक को हैंडल कर पाएगा। सो विलेज में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तभी ली रिवर सेक्ट के 12 लोग वहाँ पर पहुँच गए। ये सेक्ट यांगकांग नेशन के साथ अलायंस कर चुका है और यांगकांग नेशन ग्रेट डाचू पर कब्जा करना चाहता, मगर 9 एल्डर्स ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने इन 12 एल्डर्स को बड़ी ही भयानक मौत दी, मगर अब ग्रेट डाचू पर खतरा मंडरा रहा था। यांगकांग नेशन ने ऑलमोस्ट सभी सेक्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसी वजह से एल्डर्स भी काफी ज्यादा इम्पेशेंट होने लगे। उन्हें कुछ भी करके किन्मो को पावरफुल बनाना ही था, ताकि किन्मो बाहर की दुनिया में सरवाइव कर पाए। इसी दरमियान हेवनली डीमन सेक्ट का पैट्रियार्क सानलाओ विलेज पहुंच गया। वेल, ये बंदा हेवनली डीमन सेक्ट का पैट्रियार्क था और यहाँ पर ग्रैनी सी से मिलने आया है। दरअसल 40 साल पहले हेवनली डीमन सेक्ट के सेक्ट लीडर ने ग्रैनी सी से जबरदस्ती शादी की थी, तो शादी की रात ही ग्रैनी सी ने उस बंदे को खत्म कर दिया। साथ ही वो इस सेक्ट का सबसे पावरफुल
पावरफुल ट्रेजर यानी कि ग्रैंड टूम ऑफ हेवनली डीमंस भी अपने साथ लाई थी। तो इसी बारे में बात करने के लिए पैट्रियार्क यहाँ पर आ चुका है। और ग्रैनी सी से कह रहा था कि आपने जब हमारे सेक्ट लीडर को मार दिया तभी से मैं हमारे सेक्ट को संभालता आ रहा हूँ, मगर अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा तो आपको हेवनली डीमन सेक्ट की लीडर बनना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सभी एल्डर्स ने मना कर दिया। हालांकि ग्रैनी सी ने पैट्रियार्क को किन्मो का नाम सजेस्ट किया। किन्मो को 360 हॉल को हराकर हेवनली डीमन सेक्ट का नया लीडर बनना था ताकि वो ग्रैनी सी को वहाँ जाने से रोक पाए। हेवनली डीमन सेक्ट के 360 हॉल्स थे और इसके हर एक हॉल का एक मास्टर था जो कि हद से ज्यादा पावरफुल है, मगर किन्मो ने उन सभी को वन गो में हरा कर वो हेवनली डीमन सेक्ट का नया लीडर बन गया। जब किन्मो बड़ा होगा तब वो हेवनली डीमन सेक्ट जाकर अपनी पोजीशन को संभाल सकता है। भले ये मसला तो हल हो गया, मगर जल्द ही एक नई जंग की शुरुआत होने वाली है। यांगकांग नेशन ने ग्रेट डाचू की तरफ अपना रुख मोड़ दिया था। अगर बात यांगकांग की जाए तो ये पूरी दुनिया का नक्शा ही पलटना चाहते। यहाँ पर नए रूल्स सेटअप करना और हर एक सेक्ट को एक ही फ्लैग के अंडर लाना ही यांगकांग के एडवाइजर का सपना था। साथ ही ग्रेट डाचू कॉन्टिनेंट मिस्टीरियस ट्रेजर से भरा हुआ है, तो यांगकांग इस पर कब्जा करना चाहता था। इसी दरमियान 9 एल्डर्स को पता चला कि शियांगलोंग सिटी यांगकांग के साथ यूनाइट होने वाली है, इसलिए ये सभी एल्डर्स इस अलायंस को फॉर्म होने से रोकने के लिए शियांगलोंग सिटी पहुंच गए, जहां पर ग्रैनी सी ने शियांगलोंग सिटी के लॉर्ड का खात्मा कर दिया। मगर तब तक यांगकांग का एडवाइजर अपनी विशाल आर्मी के साथ ग्रेट डाचू में एंटर कर चुका। तो उसे रोकने के लिए 9 एल्डर्स ने बारी बारी मिलकर अपनी जबरदस्त टेक्निक का यूज करते हुए यांगकांग की आर्मी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। यहाँ पर ग्रैंडपा डेव ने अपनी 18 हेल पेंटिंग में से एक का यूज किया था, जिसे हेल ऑफ 100 डीमंस मैप कहा जाता है। उनकी इस पेंटिंग की वजह से यांगकांग की आर्मी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मगर यांगकांग का एडवाइजर अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और उसी वक्त वहाँ पर सनशिप पहुँच गयी, जिसे टोटल 12 जायंट्स पुल करते थे। साथ ही इस पर लगा हुआ आर्टिफिशियल सन अपनी तेज रोशनी से सब कुछ जलाकर राख कर सकता। तो इस सनशिप के आने की वजह से यांगकांग की आर्मी को पीछे हटना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सनशिप पर मौजूद सन गार्डियन के हाथों मारे जाते। अब यांगकांग की आर्मी के वापस लौटने के बाद सनशिप की सन गार्डियन किन्मो को अपनी शिप पर बुला लेती है। दरअसल किन्मो के गले में पहना हुआ पेंडेंट उसे जाना पहचाना लग रहा था, और अब वो सन गार्डियन अपने असली फॉर्म में आ जाती है। वो सनशिप की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ में थी। उसने किन्मो को बताया कि उसका ये पेंडेंट केयरफ्री सिटी से बिलोंग करता है, और उनकी सनशिप भी केयरफ्री सिटी में बनाई गई थी, और वो लड़की इसी सिटी की तलाश में है। अगर वो सिटी इन्हें नहीं मिली तो सनशिप कुछ ही सालों में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वेल, इस बंदी का नाम था यानजिंग, और आज इसी की सनशिप ने ग्रेट डाचू को यांगकांग के हाथों लगने से बचा लिया। इसलिए किन्मो ने उससे वादा किया कि वो जरूर से इस केयरफ्री सिटी को ढूंढ निकालेगा। साथ ही किन्मो को फील हो रहा था कि अगर उसका पेंडेंट केयरफ्री सिटी से है तो उसके पेरेंट्स भी वहीं से होंगे, मगर इस सिटी का जिक्र किसी भी नक्शे पर नहीं था। तो विलेज चीफ ने उसे बताया कि शायद केयरफ्री सिटी डार्कनेस में एग्जिस्ट करती होंगी। वो जब यंग थे तब एक बार इस डार्कनेस में गए, जहाँ पर उन्हें बहुत ही पावरफुल डीमंस और मॉन्स्टर नजर आए। तो विलेज चीफ ने इस डार्कनेस के अंदर मौजूद दुनिया को नाम दिया डार्क रेल्म, और उसके बाहर मौजूद दुनिया थी लाइट रेल्म। इस बार विलेज चीफ किन्मो को डार्क रेल्म में ले जाना चाहते हैं ताकि उसे अपने ओरिजिन के बारे में पता चले। वहीं पर यांगकांग की आर्मी वापिस लौट चुकी है, और उनकी प्रिंसेस यूजी जो कि किन्मो की अच्छी दोस्त बनी है, वो भी उसे अलविदा कहने पहुँच गयी। भले ही ये दोनों दुश्मन थे, मगर प्रिंसेस यूजी अब किन्मो को पसंद करने लगी है, इसलिए वो किन्मो को अपने यांगकांग नेशन में इनवाइट करती है। किन्मो ने उससे वादा किया कि वो जल्दी यांगकांग में उससे मिलने आ जाएगा। सो ये था इस सीरीज के पहले कुछ एपिसोड्स का रिकैप। ये सारे वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी डिटेल्ड में एक्सप्लेन किए गए हैं, सो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर प्रिंसेस यूजी ने किन्मो को अलविदा कहते हुए वो यांगकांग के लिए रवाना हो गई। वहीं पर यांगकांग का जनरल किन्मो से कह रहा था कि भले ही हम दोनों एक ही सरनेम को शेयर करते हैं, मगर हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तुम हो ग्रेट डाचू के आउटकास्ट किए हुए मामूली से बंदे। तुम्हें तो गॉड्स ने खुद निकाल बाहर कर दिया, इसलिए ये मत समझो कि हमारा यांगकांग नेशन तुम्हारे कॉन्टिनेंट के सामने घुटने टेकेगा। उसकी इन बातों से वहाँ मौजूद हर एक बंदा कमांडर किन पर भड़क गया था, जिनमें हेवनली डीमन सेक्ट के 360 हॉल्स के मास्टर भी शामिल थे।
थे। किन्मो इनका यंग सेक लीडर है तो अपने लीडर का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं पर किन्मो कमांडर से कहने लगा कि शायद यहाँ के लोग तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करते, तो क्यों ना मैं ही तुम्हें सिटी से बाहर एस्कॉर्ट करूँ। अब रास्ते में मिलने वाला हर एक शख्स किन्मो को ग्रीट कर रहा था, जो देख कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग एक आउटकास्ट को इतने रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। और फिर किनको याद आया कि इस बैटल में इस दुनिया के महान वॉरियर्स ने हिस्सा लिया था, जिनमें है स्पीयर गॉड, डिवाइन थीफ, पॉइजन किंग और हेवनली ब्लेड मास्टर। तो हो सकता है कि सारे लोग इस किन्मो के सपोर्ट में होंगे। वेल, इस बंदे को ये पता नहीं कि ये लोग किन्मो की फैमिली थे, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। कमांडर किन को पूरा यकीन हो चुका था कि शियानलोंग सिटी अब हेवनली डीमन सेक्ट के कब्जे में है और किन्मो इस सेक्ट में किसी खास पोजीशन पर होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि यांगकांग नेशन चाहकर भी अब ग्रेट डाचू पर कब्जा नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ किन्मो शियांगलोंग सिटी के गेट पर मौजूद ड्रैगन्स की पावर का यूज कर अपने वाइटल एनर्जी को पावरफुल बना रहा था, ताकि डार्क रेल्म में जाने के बाद वो पूरी तरह से विलेज चीफ पर बोझ न बन जाए। उतने में ही हेवनली डीमन सेक्ट गार्डियंस किन्मो से मिलने पहुंच गए। वो लोग पैट्रियार्क का पैगाम लेकर आए थे, जिसमें पैट्रियार्क लिखते हैं कि 3 सालों पहले यांग रिवर पर हमारी मुलाकात हुई थी। उस दिन तुम हमारे हेवनली डीमन सेक्ट के यंग सेक्ट लीडर बने और तुमने वादा किया था कि सही वक्त आने पर तुम अपनी पोजीशन को संभाल लोगे। उस वक्त मुझे लगा था कि मेरे पास काफी वक्त बचा होगा, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैंने अपना भविष्य देखा, मेरे पास बस 7 साल बाकी हैं। तो मैं यंग सेक्ट लीडर से मिलना चाहता हूँ, ताकि सेक्ट लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में कुछ बातें तुम्हारे साथ शेयर कर पाऊँ। उसके बाद ही तुम्हारी असेंशन सेरेमनी की जाएगी। इस लेटर को पढ़कर किन्मो काफी ज्यादा मायूस हो गया। पैट्रियार्क अब बूढ़े हो चुके थे और सिर्फ 7 सालों में ही किन्मो को एक पूरे सेक्ट की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। पैट्रियार्क ने अपने लेटर में बताया था कि वो फिलहाल यांगकांग नेशन में है, तो उन्होंने किन्मो को भी वहीं पर इनवाइट किया। इसलिए किन्मो उन गार्डियंस को बता देता है कि उसका फिलहाल डार्क रेल्म को विजिट करना काफी ज्यादा जरूरी है। वहाँ से वापस आते ही वो यांगकांग नेशन के लिए रवाना हो जाएगा। तो वो लोग किन्मो का पैगाम लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर किन्मो के ग्रैंडपा उसे बताने लगे कि चीफ आज रात ही तुम्हें डार्क रेल्म में ले जाने वाले हैं, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। इसलिए किन्मो तुरंत ही चीफ से मिलने के लिए पहुंच गया। चीफ उसे बताते हैं कि डार्क रेल्म काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुम्हें हर वक्त मेरे करीब रहना होगा। साथ ही उन्होंने ग्रैनीसी को ग्रैंड टूम ऑफ हेवनली डीमन ट्रेजर किन्मो को देने के लिए बता दिया, ताकि ये आर्टिफैक्ट उस डार्क रेल्म में किन्मो को प्रोटेक्ट कर पाए। तो ग्रैनीसी तुरंत ही ग्रैंड टूम को उसके हवाले कर देती है, जो कि ग्लोव जैसे उसके हाथ पर स्टिक हो गया था। वहीं पर ग्रैंडपा लेम ने किन्मो को इंपीरियल डिस्क दी। ग्रैंडपा मास्क ने ट्रू ड्रैगन का ब्लड एसेंस निकाल कर उसे ग्रैंडपा डेफ के हवाले कर दिया, जिसका यूज करते हुए उन्होंने किन्मो के कॉस्ट्यूम पर एक पेंटिंग बनाई, जो कि मुसीबत के वक्त जिंदा होकर किन्मो को प्रोटेक्ट करेगी। वहीं पर ग्रैंडपा माँ ने किन्मो को जेन मास्टर का धर्मा फॉर्म दे दिया था, जो कि किसी भी इवल पावर को मिटाने की ताकत रखता है। साथ ही ग्रैंडपा म्यूट और ग्रैंडपा बुचर ने अपनी वाइटल एनर्जी को इन्फ्यूज करते हुए एक फिनिक्स बर्ड को क्रिएट कर लिया, जिसे वो एक कोल्ड रन में डाल देते हैं और उसी का यूज करते हुए एल्डर ब्लाइंड ने किन्मो की 9 हेवंस आई फोर्सफुली अवेकन की। यहाँ पर किन्मो की आंखों में 9 सर्कल्स बन चुके थे, जिनकी मदद से वो डार्क रेल्म के अंधेरों में भी रियलिटी को देख पाएगा। तो इस तरह से सभी एल्डर्स ने किन्मो को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उन्हें बस यही उम्मीद है कि किन्मो को डार्क रेल्म में केयरफ्री सिटी मिल जाए। अब अपने 9 हेवनली आइज का यूज करते हुए किन्मो ने डार्कनेस को ऑब्जर्व किया। उसे तो वहाँ पर ढेर सारे डीमंस नजर आए, जिन्हें देखकर ही किन्मो थोड़ा सा पैनिक हो गया था। मगर विलेज चीफ उससे कहने लगे कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, और फिर उन्होंने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो पहली बार अपने व्हीलचेयर से उठकर हवा में फ्लोट कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर हम उनके हाथ और पैरों को जनरेट होता हुआ देख पाते हैं। सानला विलेज में भी अचानक से गोल्डन रोशनी जगमगाने लगी। साथ ही जंजीरों में बंधी हुई उनकी सोड आजाद होकर सीधे अपने मास्टर की तरफ रवाना हो चुकी। यहाँ पर विलेज चीफ की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके बाद हमें उनका विशालकाय धर्मा फॉर्म दिखाया गया। किन्मो तो इसे देख कर ही हैरान था। वो कहता है कि ग्रैंडपा चीफ तो मानो कोई पावरफुल डेटी हो। ना, ये तो एक डेटी से भी बढ़कर है। इन्हें तो मैं बुलाऊंगा द लिविंग डेटी। वहीं पर ग्रैंडपा लेम कह रहे थे कि मैं जानता ही था हमारे चीफ काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। साथ ही एल्डर मास्क सोच रहे थे कि आखिरकार 400 सालों बाद हमारे सोड गॉड ने दोबारा से इस दुनिया में कदम रखा। और अब विलेज चीफ किन्मो से कहते कि चलो डार्क रेल्म में जाने का वक्त हो चुका है। किन्मो को पूरा यकीन था कि चाहे डार्क रेल्म कितनी ही भयानक क्यों ना हो, लेकिन वो चीफ के साथ सेफली वापस आ जाएगा। और अब चीफ एक दीवार जैसे खड़े होकर अंधेरों को चीरते हुए उसमें से एंटर कर चुके। साथ ही किन्मो ने नोटिस किया कि शियानलोंग सिटी के ड्रैगन्स भी रात के समय चमक उठे। ये सिटी तो हेवनली ड्रैगन स्टार पैलेस जैसी नजर आ रही थी। उतने में ही चीफ ने उसे
उसे अपने पास बुला लिया। वो किन्मो को बता रही थी कि डार्कनेस अनजान खतरों से भरा पड़ा है, इसलिए खुद को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। यहाँ पर किन्मो थोड़ा सा हैरान होकर कह रहा था कि थोड़ी देर पहले ही मुझे ढेर सारे डीमंस नजर आए थे, मगर डार्कनेस में एंटर करते ही वो गायब हो गए और तभी उन्हें अपने सामने 4 क्रैक्स नजर आने लगे। दरअसल ये कोई क्रैक्स ना होकर किसी का हाथ था। साथ ही साथ उन्हें डरावनी सी आवाजें आने लगी। वहाँ की जमीन भी शेक हो रही थी और अब उन अंधेरों से एक विशालकाय डीमन इनके सामने अपीयर हुआ। ये लोग तो ऑलरेडी उसकी हथेली पर पहुंच चुके थे। अब किन्मो कोई एक्शन ले पाए इससे पहले ग्रैंडपा चीफ ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उन्होंने अपने लाखों करोड़ों सोर्ड्स को समन कर लिया था, जो कि एक फ्लो में गुजरते हुए सीधे उस डीमन पर अटैक कर देती है, जिसके चलते उस डीमन की बॉडी पर हजारों लाखों क्रैक्स पड़ते हुए वो डिस्ट्रॉय हो गया। किन्मो तो इस टेक्निक को देखकर ही काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि मैंने आज तक ऐसी मजबूत तलवारें नहीं देखी थी और अब अपना काम खत्म करते ही वो तलवारें दोबारा से चीफ की बॉडी में वापस चली गई। वो किन्मो को बता रही थी कि मैंने योंग रिवर से ही डार्क रेल्म में एंटर किया था, तो हम वहीं से जाकर केयरफ्री सिटी की तलाश करेंगे और वो जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो क्यों ना अपना स्पीड बढ़ाया जाए, मैं तुम्हें अपने साथ कैरी करूंगा। और इतना कहते साथ ही उन्होंने अपनी लाइटनिंग पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। किन्मो तो इस स्पीड को देखकर ही हैरान था। ये दोनों बड़ी ही तेजी के साथ सानलाओ विलेज के पास से गुजर गए, जिसके बाद योंग रिवर के ड्रैगन पैलेस से होते हुए गॉडेस पास में पहुंच गए, जहाँ पर डेटीज पहरा दे रही थी। अब वहाँ से इन्होंने पास किया ग्रैनी टेम्पल, जहाँ पर किन्मो सीआई के ड्रैगन किंग को देख पा रहा था। और फाइनली ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। वहाँ जाते ही किन्मो ने अपनी 9 हेवनली आइज को एक्टिवेट करते हुए उस पूरे इलाके को चेक किया। उसे वहाँ पर इवल ऑरा में मौजूद डीमंस की भयानक आर्मी नजर आ रही थी, जो कि अपने खेमे के साथ दुश्मनों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही है। दरअसल इन डीमंस के दुश्मन थे डेटीज। विलेज चीफ उसे बता रहे थे कि ये डीमंस और गॉड के कॉर्प्सेस हैं। ये सभी हजारों सालों पहले ही मारे जा चुके थे, मगर रात के अंधेरों में ये हर रात रिजरेक्ट होकर एंशिएंट बैटलफील्ड पर जंग करते। चीफ बताते हैं कि दिन के वक्त मैंने इस बैटलफील्ड को विजिट किया था, लेकिन वहाँ पर मुझे ना ही कोई डीमन मिला और ना ही गॉड। इसका मतलब ये डार्कनेस में राइज होकर अपनी जंग को जारी रखते हैं। वेल, इन डीमंस और गॉड्स के बैटल से रिलीज होने वाली ऑरा भी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि किन्मो उसे सहन भी नहीं कर पाता। वो चीफ से कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जंग कब से चलती आ रही, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि 20,000 साल। ये सुनकर ही किन्मो के तो होश ही उड़ गए। वो कहने लगा कि ये तो मौत के बाद भी अपनी जंग को खत्म नहीं करना चाहते। इससे हमें पता चल जाता है कि इनमें कितनी ज्यादा नफरत होगी। उतने में ही विलेज चीफ कहने लगे कि अब इस बैटल में गॉड्स और डीमंस मारे जाएंगे और इनकी मौत से एंशिएंट रेल्म ऑफ डेथ समन होगी, इसलिए हमें जल्दी से छुपना पड़ेगा। तो ये दोनों तुरंत ही वहाँ के चट्टानों के पीछे छुप गए। चीफ कह रहे थे कि ये एंशिएंट रेल्म नेदरवर्ल्ड है, हम सभी का आखिरी डेस्टिनेशन। चाहे कितनी ही दुनियाएं क्यों ना हो, उनमें मरने वाली हर एक लिविंग बीइंग को यहीं पर आना पड़ेगा। और अब हमें दिखाई गई रेल्म ऑफ नेदरवर्ल्ड, जहाँ पर नेदरवर्ल्ड का लॉर्ड था। वेल, ये एक एंशिएंट और हद से ज्यादा खतरनाक डेटी है। इसका काम था नेदरवर्ल्ड में मरने के बाद आई हुई आत्माओं को रास्ता दिखाना, और ये काम वो पेपर से बनी हुई नाव बनाकर कर रहा था। चीफ ने किन्मो को स्ट्रिक्टली बता दिया कि उसने नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड को बिल्कुल भी प्रवोक नहीं करना चाहिए, लेकिन उतने में ही किन्मो का पेंडेंट रिएक्ट करते हुए उसे रास्ता दिखाने लगा। साथ ही साथ यहाँ पर उसे वही औरत नजर आ रही थी जिसने बचपन में किन्मो को सानलाओ विलेज में पहुँचाया है। किन्मो तो उससे कई सारे सवाल पूछना चाहता था, मगर वो औरत वहाँ से दूर जाने लगी, इसलिए किन्मो भी उसका पीछा करने लगता है। और उसी वक्त नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड ने अपने लैंटर्न की पावर का यूज करते हुए उसे वहीं पर रोक दिया। यहाँ पर किन्मो को बचपन से लेकर आज तक के सभी विजन्स नजर आने लगे, और ये कमाल था नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड के पास मौजूद लैंटर्न का। तो चीफ तुरंत ही उस लॉर्ड से माफी मांगने लगे। वो कहते हैं कि आपके ड्यूटीज में इंटरफेयर करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, हम तो बस केयरफ्री सिटी जाना चाहते थे। तो उस लॉर्ड ने तुरंत ही किन्मो को आजाद करते हुए जवाब दिया कि ये मरे हुए लोगों की दुनिया है, लिविंग यहाँ पर नहीं आ सकते और ना ही तुम लोग केयरफ्री सिटी कभी जा पाओगे। तो उस लॉर्ड का शुक्रिया करते हुए चीफ किन्मो को लेकर तुरंत ही उनसे दूर हट गए। वो किन्मो को समझा रहे थे कि इस लॉर्ड से दूरी बनाकर रखने में ही हमारी भलाई है, अगर उसके काम में हमने इंटरफेयर नहीं किया तो वो भी हमें तंग नहीं करेंगे। जिस पर किन्मो
किन्मो कह रहा था कि पता नहीं उस लॉर्ड ने ऐसा क्यों कहा होगा कि हम केयरफ्री सिटी नहीं जा सकते। मैंने डार्कनेस में इस औरत को देखा था, मुझे लगता है कि वो मेरी मदर होगी। तो चीफ उसे समझाने लगे कि हमने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें बस तुम्हारे पेंडेंट ने दिखाए रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। और अब थोड़ी देर बाद ये लोग योंग रिवर के सोर्स के पास पहुंच गए। चीफ कहने लगे कि हम किसी भी पल केयरफ्री सिटी में एंटर कर सकते हैं, इसलिए हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और उतने में योंग रिवर में मौजूद एक स्केलेटन पर किन्मो का पाँव गिर गया, जिससे उस स्केलेटन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। मगर फिर उस स्केलेटन देखती है कि अरे ये लोग तो जिंदा है, तो उसने चिल्ला चिल्लाकर अपने साथियों को खबर कर दी कि देखो यहाँ पर जिंदा लोग घुस चुके हैं, जिसके चलते रिवर में जितने भी स्केलेटन थे वो सब के सब बाहर आने लगे। वहीं पर चीफ बता रहे थे कि इनकी बोन में से मुझे डेटीज और डीमन की ऑरा महसूस हो रही है। और अब एक बहुत बड़ा स्केलेटन उनके सामने आ जाता है। इधर ये छुटकुले स्केलेटन कह रहे थे कि हमारे पास बिल्कुल भी मांस नहीं है, मगर इन दोनों के पास तो भर भर के मांस है, तो क्यों ना इनका मांस छीन लिया जाए। उतने में ही चीफ ने अपनी सोट टेक्निक का यूज करते हुए इस बड़े से स्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर तब तक किन्मो उन स्केलेटन्स के चुंगल में फंस चुका था। मगर इससे पहला कि वो ढांचे उसे खत्म कर पाए, ग्रैंडपा माँ ने दिया हुआ धर्मा फॉर्म वहाँ पर अपीयर हो गया। उस धर्मा फॉर्म ने सभी स्केलेटन्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देख किन्मो तो काफी ज्यादा खुश हो गया। मगर तभी चीफ उसे बताते हैं कि धर्मा फॉर्म तो बस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में ही अपीयर होगा, और वो भी सिर्फ एक बार, जो सुनते साथ ही बेचारे किन्मो का तो दिल टूट गया। उतने में ही वहाँ पर एक बोट आ जाती है और उसे चलाने वाला भी एक स्केलेटन था। वो अपने साथ जिस सवारी को लेकर आया था वो बंदा चीफ को ऑलरेडी जानता है। वो बंदा उन्हें डार्क रेल्म में देखकर काफी ज्यादा हैरान था। तो चीफ उसे बताते हैं कि हमें केयरफ्री सिटी जाना था, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? जिस पर वो मास्टर कहने लगा कि इस घोस्ट फेरी में ट्रैवल करने के लिए तुम्हें सिक्के देने पड़ेंगे, जो कि चीफ के पास तो बिल्कुल नहीं थे। इसलिए वो बंदा अपने कुछ सिक्के चीफ की तरफ पास कर देता है, जो कि काफी तेज ऑरा रिलीज करते हुए चीफ के पास चले गए। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस मास्टर के मुंह से ब्लड बाहर आ गया। वो चीफ से कहता है मेरे दोस्त तुम तो बूढ़े हो चुके हो, मगर अभी भी मेरे मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन एक बात का मेरे दिल को सुकून है कि मैं उम्र में तुमसे छोटा हूँ, यानी कि मैं तुमसे ज्यादा दिन जी पाऊंगा। जिसके बाद वो मास्टर जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से चला गया। इधर किन्मो भी कंफ्यूज होकर चीफ से पूछने लगा कि ग्रैंडपा क्या आप इस बंदे को जानते थे? जिस पर वो बताने लगे कि इनका नाम है लिंजिंग। तुमने देखा होगा कि उसके हाथों की एक उंगली गायब है, दरअसल उसकी उंगली को मैंने ही काट दिया था। जो सुनते साथ ही किन्मो को तो शौक ही लग गया। वो कह रहा था कि यानी कि वो बंदा आपका राइवल है। जिस पर चीफ कहते हाँ, राइवल भी और दोस्त भी। इस बंदे को घूमना फिरना काफी ज्यादा पसंद है, इसने कई सारी मिस्ट्रीज को विटनेस किया। सच बताओ तो कभी कभार मुझे इससे जलन होती है, क्योंकि ये हमेशा से ही बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जीता आया, और आज देखो इतने सालों बाद ये डार्क रेल्म में भी पहुंच गया। अब ये लोग घोस्ट फेरी पर सवार होकर आगे की तरफ रवाना हो गए। वहाँ जगह जगह पर डीमंस और डेटीज थे, मगर इन्हें डिवाइन पावर से सील किया गया था, जिसके चलते वो अपनी जगह छोड़कर नहीं जा सकते। और अब हमें दिखाई गई लिविंग डेड रेल्म। वहाँ पर लिखा हुआ था कि जो जिंदा है वो पीछे हटो और जो मरे हैं वो आगे बढ़ो, यानी कि इस जगह पर लिविंग्स को जाने से मना किया हुआ था। वहीं पर किन्मो ने देखा कि उसका फेस कभी स्केलेटन बन रहा तो कभी नॉर्मल हो रहा। तो चीफ किन्मो को इसका मतलब समझाने लगे। वो कहते हैं कि लिविंग मर सकता है और मरा हुआ रिबॉर्न हो सकता। साथ ही लिविंग डेड रेल्म के उस पार जाते ही उस बोटमन में भी जान आ गई। पहले वो जो स्केलेटन था वो अब एक इंसान बनकर इनसे बात करने लगा। वो कह रहा था कि यहाँ पर लाइफ एंड डेथ रिवर्स हो सकती, इसलिए तुम लोगों को संभाल कर रहना होगा। अब इससे आगे मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा। तो ये लोग उस फेरी से उतरकर सीधे आगे बढ़ते एक विलेज में पहुंच गए। इन्होंने देखा कि उस विलेज का हर एक बंदा अपने कामों में व्यस्त है, मगर उन सब की नजरें इन पर ही थी। ये लोग जिंदा होकर भी यहाँ आने के बाद डेड हो गए, और यहाँ के मरे हुए लोग जिंदा हैं। और उतने में एक बंदा उनसे पूछने लगा कि तुम दोनों ट्रैवलर्स यहाँ पर कैसे आ गए? जिस पर चीफ ने जवाब दिया कि हम केयरफ्री सिटी की तलाश में हैं, क्या आप हमें गाइड कर सकते हो? जिस पर वो बंदा कहने लगा कि इस फॉग के समंदर को पार करने के बाद तुम्हें एक नदी को क्रॉस करना होगा और फिर तुम्हें केयरफ्री सिटी मिल जाएगी। तो ये दोनों उसका शुक्रिया अदा कर तुरंत ही वहाँ से आगे बढ़ने लगे। किन्मो को यहाँ पर काफी कुछ अजीब महसूस हो रहा था, इसलिए वो अपने 9 हेवनली आईज को ओपन कर उन्हें चेक करता है, और उसने देखा कि ये कोई ह्यूमंस की आत्माएं ना होकर डीमंस हैं। तो चीफ कहने लगे कि इन्होंने हम पर अटैक नहीं किया और हमें केयरफ्री सिटी जाने का रास्ता भी बता दिया। जरूर से इनकी कोई प्लानिंग होगी। हो सकता है कि केयरफ्री सिटी डीमंस की डोमेन हो। अगर ऐसा हुआ तो हमें वहाँ से जल्दी से वापस आना पड़ेगा। अब थोड़ी देर में इन लोगों ने फॉक्सी को पार कर लिया था, और उस डीमन ने
बताया था कि फॉक्सी के पार करते ही उन्हें एक नदी मिलेगी, मगर इस नदी में पानी ना होकर लावा बह रहा था। वहीं पर किन्मो का पेंडेंट उसे इशारा करते हुए एक शिप के पास ले जाता है, जो कि सनशिप जैसी एक जायंट शिप थी, मगर इस पर सन ना होकर मून था, और वो भी ब्रोकन मून। तो चीफ बताते हैं कि मेरे ख्याल से मून शिप होगी। यहाँ पर किन्मो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस मून शिप की हालत इतनी खराब कैसे हो गई। ये सनशिप जैसी बिल्कुल भी ब्राइट नहीं थी। साथ ही उसका पेंडेंट भी इस मून शिप को देखकर काफी ज्यादा रिएक्ट करने लगा, जो देख किन्मो ने अंदाजा लगाया कि शायद ये मून शिप भी ओरिजिनली केयरफ्री लैंड से ही बिलोंग करती होगी। तो चीफ उसे बताने लगे कि मेरे ख्याल से जो तुम्हें औरत बार बार नजर आती है वो एक मून हर्डर होगी। और उतने में ही किन्मो को सिंगिंग की आवाजें आने लगी। ये गाना उसने बचपन में सुना था। इतना ही नहीं, उसे वहाँ पर वही लेडी नजर आने लगी, जिसे देख किन्मो रोने लगता है। और अब वो चीफ से कह रहा था कि मेरे ख्याल से अब हमने घर वापिस लौट जाना चाहिए। जो सुनकर चीफ थोड़े से हैरान थे। वो कहते किन्मो, हम यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि तुम्हारी मदर को ढूंढ पाए। अब वो तुम्हारे सामने खड़ी है तो क्या तुम उससे बात नहीं करोगे? जिस पर किन्मो कहने लगा कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक डीमन है। दरअसल इस डीमन को ज़ेंग्यांग पैलेस में कैद करके रखा था। किन्मो एक बार इससे मिल भी चुका, और फिर एक दिन यांगकांग ने जब ग्रेट डाचू में केओस मचाया था, इसी का फायदा उठाकर ये डीमन वहाँ से भाग निकला। उस वक्त तो ये डीमन कमजोर था, मगर जैसे ये लिविंग डेड रेल्म में आया ये काफी ज्यादा पावरफुल बन गया। और इसी डीमन ने किन्मो की मदर का फॉर्म लेकर उसे डार्कनेस में बुलाया था। तो किन्मो उस डीमन से कहने लगा कि तुमने मुझे इमोशनल करके यहाँ बुलाया ताकि तुम मुझे खत्म कर पाओ। वहीं पर चीफ उस डीमन से कह रहे थे कि तुम्हारा प्लान तो वाकई काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। किन्मो को छोड़ो, मैं भी तुम्हारे जाल को समझ नहीं पाया। जिस पर वो डीमन किन्मो से कहने लगा कि उस दिन तुमने भी मुझे आधी अधूरी टेक्निक सिखाकर मुझे उल्लू बनाया था, तो उसे कहते हैं जाल में फंसाना। इसलिए अब यहाँ पर ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। खैर, तुम केयरफ्री सिटी जाना चाहते हो और मुझे भी वही जाना है, मगर मसला ये है कि वो सिटी तुम्हारे जेड पेंडेंट के बिना नहीं मिल सकती। तो क्यों ना तुम अपना ये पेंडेंट मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं तुम्हें अपने साथ केयरफ्री सिटी ले जाऊंगा। जिस पर किन्मो कह रहा था कि इस बार मैं तेरे जाल में नहीं फंसने वाला। तो डीमन तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए किन्मो को बताने लगा कि इसका फैसला तू नहीं बल्कि मैं करूंगा। अब देखते ही देखते वहाँ पर बहुत ही तेजी से फायर बरसने लगी। साथ ही वो फीमेल फॉर्म डिस्ट्रॉय होकर वो डीमन अपने विशाल फॉर्म में इनके सामने अपीयर हुआ। यहाँ पर उसने कुछ मंत्रास को दोहराते हुए इन दोनों को उठाकर एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया था, और ये जगह लिविंग डेड सिटी से काफी ज्यादा अलग थी। यहाँ पर डार्कनेस ना होकर कमल के फूल खिले थे। उतने में वो डीमन उन्हें बताने लगा कि ये है अदर श्योर रेल्म, इसे हेवनली डीमंस का घर कहा जाता है। वहीं पर चीफ किन्मो को बताने लगे कि ये कोई मामूली डीमन ना होकर एक डीमन गॉड है। इसी ने डीमंस के लिए इस दूसरे रेल्म को क्रिएट किया, और अब हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए वैसे एक पोर्टल की जरूरत होगी जैसा कि उस डीमन गॉड ने बनाया था। अब किन्मो उस जगह को एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी वहाँ मौजूद लोटस ईवल ऑरा रिलीज करते हुए काफी तेजी के साथ ग्रो होने लगे। जो देख किन्मो चीफ को बता रहा था कि लोटस तो बुद्धा का प्रतीक होते हैं, तो फिर ये डीमन इसमें से राइज कैसे हो गए? जिस पर चीफ कहते हैं कि इससे तो बस एक ही बात साबित हो रही कि वो डीमन गॉड कितना ज्यादा पावरफुल है। इसने तो प्योर लोटस को भी करप्ट कर दिया। अभी लोटस एक ईवल डीमन लोटस में बदल चुके हैं, जिसके बाद हमें इन डीमंस के नाम बताए गए, जो कि हेवनली डिवीजन, ड्रैगन डिवीजन, गरुड़ा डिवीजन, गंधर्व डिवीजन, असुरा डिवीजन और किन्नरा डिवीजन। सबसे पावरफुल और भयानक थे माहुरागा और यक्षा डिवीजन। चीफ बता रहे थे कि ये तो डीमन रेस के 8 इलाइट ट्राइब्स हैं और इन्हें ही हेवनली डीमंस के नाम से जाना जाता। जिसके बाद चीफ किन्मो से कहने लगी कि मेरे हेयर स्टैंड को अपनी कलाई पर बांध लो। तो किन्मो भी तुरंत ही चीफ के ऑर्डर को फॉलो करता है। तब तक इन डीमंस ने चारों ओर से इन्हें घेर लिया था, मगर तभी चीफ अपनी डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए वहाँ पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर चुके, जिससे वो फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही साथ किन्मो को वहाँ पर वॉर्टेक्स भी नजर आया, तो तुरंत ही उस वॉर्टेक्स की तरफ आगे बढ़ने लगे। हालांकि इनका रास्ता रोकने के लिए कई सारे लांसेस क्रिएट होते जा रहे थे। तो चीफ के हेयर में से ढेर सारी सोर्ड जनरेट होकर उन सभी लांसेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती। किन्मो ने देखा कि वॉर्टेक्स की दूसरी छोर पर वो डीमन गॉड इन्हें निगलने के लिए तैयार है, मगर चीफ की सोर्ड ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसके चलते किन्मो तो बच गया, मगर
मगर चीफ उसी वॉर्टेक्स में फंस चुके थे। तो किन्मो से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इधर वो डीमन अभी भी किन्मो के पास जाने की कोशिश कर रहा था, मगर चीफ ने उसे रोका हुआ है। साथ ही उन्होंने किन्मो को कुछ सिक्के भी दे दिए, तो किन्मो तुरंत ही उन्हें लेकर वहाँ से भागने लगा। उसे चीफ की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि चीफ उस डीमन गॉड को हराने की काबिलियत रखते। मीनवाइल किन्मो वहाँ से थोड़ी दूरी पर आने के बाद चारों ओर से फॉग ने उसे घेर लिया। दरअसल उस वॉर्टेक्स से कुछ हेवनली डीमंस भी बाहर आ चुके थे। तो पहले डीमन को खत्म करने के लिए किन्मो ने फायर एट्रीब्यूट का यूज कर थ्रस्टिंग सोर्ड फॉर्म को एक्टिवेट किया, जिसके एक ही वार में वो डीमन घायल होकर मारा जाता है। साथ ही किन्मो को विलेज चीफ की आवाजें आने लगी। वो अपने हेयर स्ट्राइन के जरिए किन्मो पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने बताया कि तुम्हें और भी कई सारे हेवनली डीमंस का मुकाबला करना पड़ेगा, इसलिए उनके स्नेक अटैक के लिए चौकन्ने रहना। दरअसल किन्मो की एक ही स्ट्राइक में ये डीमन इसलिए मारा गया क्योंकि उसके पास ग्रैंडपा म्यूट और ग्रैंडपा बूचर की वाइटल एनर्जी थी, जिसके चलते किन्मो की सोर्ड स्ट्राइक 1000 गुना ज्यादा भयानक हो गई। अब किन्मो जैसे ही थोड़ा सा आगे आया, उसके सामने हेवनली डिवीजन का मल्टीफेस जायंट आ जाता है। इसकी कमजोरी इसके सिर में थी। वो किन्मो पर बड़ी तेजी के साथ अटैक्स पर अटैक्स किए जा रहा था, मगर किन्मो बड़ी तेजी से यहाँ से वहाँ भागते हुए उस डीमन पर एक जोरदार पंच हिट कर चुका। हालांकि उसकी खाल काफी ज्यादा मोटी थी, जिसके चलते उस पर किन्मो के अटैक का कोई खास असर नहीं हुआ। साथ ही साथ उस डीमन ने किन्मो को दबोच लिया था, तो किन्मो अपनी सोर्ड से उसके हाथ पर अटैक करते हुए खुद को आजाद कर लेता है। अब वो डीमन अपने मुंह से किन्मो पर फायर बरसा रहा था और वहीं पर किन्मो ने उस डीमन पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिसमें उसका सिर कट जाता है। मगर उसका खात्मा करते ही वहाँ पर एक और डीमन पहुँच गया। और इसकी खास बात ये है कि वो किन्मो को कॉपी कर रहा था, मानो उसी की एक परछाई हो। इनफैक्ट उसने तो किन्मो की थ्रस्टिंग सोर्ड फॉर्म को भी कॉपी कर लिया। चीफ किन्मो को बता रहे थे कि असुरा डिवीजन का डीमन है, ये अपने ओपोनेंट की चाल ढाल से लेकर उसकी टेक्निक तक को भी कॉपी कर सकता। इनके पास अज़ूर ड्रैगन्स की वाइटल एनर्जी से जनरेट हुई मिस्टिकल पावर्स हैं, इसलिए किन्मो ने ग्रैंडपा माँ ने सिखाई हुई 8000 साउंड टेक्निक का यूज करते हुए उसका मुकाबला करना शुरू किया। वो असुरा डीमन भी इसी मूव का यूज करते हुए उस पर हमले करने लगा, जो देख किन्मो ने फटाफट से अपने 9 ड्रैगन्स को समन कर लिया, जिनकी ताकत के सामने फाइनली वो डीमन हार मानते हुए वहीं पर खत्म हो चुका था। लेकिन तब तक वहाँ पर बोनविंग गरुड़ा डीमन आ चुकी थी। चीफ किन्मो को बताते हैं कि इसकी टेल में स्कॉर्पियन का पॉइजन है और ये इतनी ज्यादा तेज है कि तुम इसकी स्पीड को कभी बीट नहीं कर पाओगे। तो अब इन दोनों में भी जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। काफी देर तक बैटल करने के बाद फाइनली किन्मो ने उस पर अपनी बुचर नाइफ का यूज करते हुए अटैक कर दिया, जिसके चलते उस डीमन के पंख उखड़ कर वो मारी गई। मगर उसी वक्त गंधर्वा डिवीजन की डीमन ने उसे जमीन में खींच लिया। चीफ बता रहे थे कि जब मूव करती है तब अपना कोई ट्रेस नहीं छोड़ती। तो किन्मो अपने नाइफ से उस पर हमले करते हुए जमीन से बाहर आ गया। वो उस डीमन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर गंधर्वा काफी तेजी के साथ जमीन के अंदर मूव होने लगी। तो यहाँ पर किन्मो अपने सोड को पीछे की तरफ समन करते हुए सीधे उसके गले में उतार देता है। मगर ये सिलसिला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि किन्मो अब किन्नारा डिवीजन के कॉब वेब में फंस चुका था। वो डीमन बड़ी तेजी के साथ किन्मो पर हमले किए जा रही थी। तो किन्मो ने 1 बाय 1 उसके हाथ पाँव को काटना शुरू कर दिए और उसके एक ही फाइनल अटैक में वो बीच में से स्लिट हो गई थी। थोड़ी देर में वहाँ पर सब कुछ शांत हो गया। किन्मो को लग रहा था कि अब उस पर शायद कोई अटैक नहीं होंगे, मगर तभी वहाँ पर एक तूफान आया। दरअसल मूनशिप मूव हो रही थी, तो किन्मो को लगा कि जैसे सनशिप पर यांजिंग थी, वैसे ही शिप पर भी कोई मून हर्डर होगी जो कि शिप को मूव कर रही है। मगर तब तक हेवनली डिवीजन के डीमंस वहाँ पर आ चुके थे। अब इनसे दोबारा फाइट करना किन्मो के लिए इम्पॉसिबल था, इसलिए वो बड़ी ही तेजी के साथ वहाँ से भागने लगा। हालांकि वो 8 डीमंस उस पर अटैक करते हुए उसके पीछे लग गए और यहाँ पर किन्मो को ग्रैंडपा डेफ ने जो पेंटिंग बना के दी थी, वो अलाइव होकर उन डीमंस को खत्म करने लगी। उस डेटी ने तो बड़े इक्वल अंदाज में उन सभी डीमंस को चकनाचूर कर दिया। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए किन्मो इस लिविंग डेड रन से बाहर जाने लगा। मगर जैसे वो डीमंस के विलेज के पास पहुंचा, वहाँ मौजूद डीमन किन्मो को अपने स्मोकिंग पाइप के धुएं से नीचे गिरा देता है। इसी चक्कर में किन्मो की कलाई से चीफ की हेयर स्ट्रैंड भी वैनिश हो गई थी। वो डीमन उससे पूछ रहा था कि बच्चे, क्या तुम्हें केयर फ्री सिटी नहीं मिली? मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ जो बुढ़ा था वो उसे मिल चुकी है। उस विलेज के सभी डीमंस किन्मो को घूर रहे थे और थोड़ी देर में वो अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। किन्मो तो उनसे काफी ज्यादा तंग आ गया था। अब अगर यहाँ से बाहर जाना है तो किन्मो को अपना पूरा दम लगाना होगा, इसीलिए वो अपने वाइटल एसेंस को बर्न करते हुए राइजिंग सन टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका। वो अपने मुंह से ढेर सारी आग बरसा रहा था, जिससे वो पूरा टाउन जलकर राख होने लगा। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक आर्टिफिशियल सन भी राइज हो चुका था, जिसके बाद वो अपने एल्डर्स की बातें याद
करते हुए सोड इंटेंट को एक्टिवेट कर देता है। सोड इंटेंट के साथ अगर किलिंग इंटेंट को मिलाया जाए तो उसकी पावर अनस्टॉपेबल होगी। तो किन्मो सेवरिंग द सोड स्टाइल का यूज करते हुए डीमंस को बड़ी आसानी के साथ खत्म करने लगा। किन्मो की तेज मूव का किसी के पास जवाब नहीं था। 1 बाय 1 उसने उन सभी का सर्वनाश कर दिया। साथ ही साथ उसका सन भी एक्सप्लोड होकर बचे कुछ डीमन के ट्रेसेस को मिटा देता है। मगर अब किन्मो के पास मौजूद ग्रैंडपा बुचर और ग्रैंडपा म्यूट की वाइटल एनर्जी खत्म हो गई और ना ही वो अपने 9 हेवनली आईज को ओपन कर पाएगा। और तभी वो आखिरी बचा हुआ डीमन वहाँ पर आ जाता है। वो कहने लगा कि अब तो तुम्हारी वाइटल एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है। तुम में तो इतना भी दम नहीं कि तुम अपनी ब्लेड को होल्ड कर पाओ। अगर तुम इसके बावजूद भी मेरे साथ फाइट करोगे तो तुम्हें बहुत ही भयानक मौत मिलेगी। इसलिए चुपचाप से आसान मौत मारे जाओ। तुम्हें खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे पेंडेंट को महफूज रखूंगा। हम इसका यूज करके सीधे केयरफ्री सिटी जाकर वहाँ मौजूद हर एक शख्स को खत्म कर देंगे। इतना कहते साथ ही उसने किन्मो के जेड पेंडेंट को छीनने की कोशिश की, मगर किन्मो बड़े ही स्टाइल के साथ उस पर वार कर देता है। वो कह रहा था कि शायद तुझे केयरफ्री सिटी जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही, तो कोई बात नहीं, मैं तुझे वहाँ पर पहुँचा दूंगा। मगर वो डीमन तो बड़ी ही आसानी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगा। साथ ही वो अपनी पाइप से जो धुआं रिलीज कर रहा था उसमें से कई सारे डिमोनिक स्केलेटन रिलीज होने लगे। उन्होंने मिलकर किन्मो पर अटैक करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वो डीमन उसकी सोल को उसकी बॉडी से अलग करने में लगा हुआ था। किन्मो सोच रहा था कि इस डीमन ने तो मेरी तीनों सोल्स और 7 स्पिरिट्स को ट्रैप किया है। और उसी वक्त ग्रैनी सी ने दिया हुआ ग्रैंड टूम ऑफ हेवनली डीमंस ट्रेजर एक्टिवेट हो गया। इसका यूज करके किसी भी सोल को लॉक किया जा सकता था। तो अब किन्मो उसी का यूज करते हुए अपनी सोल को अपनी ही बॉडी में लॉक कर देता है। साथ ही उसे याद आया कि वो इस ग्रैंड टूम ट्रेजर का यूज करते हुए व्हाइट टाइगर की वाइटल एनर्जी को भी यूज कर सकता था। इससे उसका वेपन काफी ज्यादा हार्ड और इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाएगा। इसलिए किन्मो ने ग्रैंड टूम को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही किन्मो ने यहाँ पर टाइगर ऑब्जर्वेशन का भी यूज किया था, जिसके चलते वहाँ पर एक टाइगर फॉर्म क्रिएट होकर स्केलेटन पर बरस पड़ा। इधर वो डीमन तो किन्मो की पावर्स देखकर ही हैरान था और अब किन्मो उसे ग्रैंड टूम के जाल में फंसाकर उसकी तगड़ी धुलाई करने लगा। मगर वो बंदा उस जाल में आग लगाते हुए खुद को आजाद कर देता है। यहाँ पर अब वो अपने डिमोनिक फॉर्म में आ चुका था और उसी वक्त किन्मो उस पर एक लात जड़ते हुए लिविंग डेड realm से बाहर पुश कर देता है। इस realm से बाहर आते साथ ही किन्मो की वाइटल एनर्जी रिस्टोर हो गई और वो डीमन बस एक स्केलेटन बन के रह गया। अब यहाँ पर किन्मो उस पे कई सारे हमले करने लगा, मगर उस डीमन ने तुरंत ही रिवर में जंप लगा दी, क्योंकि उसे पता था कि वो अब किन्मो का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ वॉर्टेक्स ओपन होकर चीफ उसमें से बाहर आ गए। उन्हें फॉलो करते हुए डीमन गॉड भी उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, मगर चीफ ने अपनी सोर्स रिलीज करते हुए उस पर तलवारों की बारिश कर दी, जिससे वो डीमन वहीं पर स्टक हो गया। चीफ उससे कहते हैं कि तुमने उस औरत का फॉर्म लेकर किन्मो को अपने जाल में फंसाया, उसे डार्क realm में आने पर मजबूर कर दिया। इसका सीधा मतलब ये है कि तुम किन्मो के ओरिजिन के बारे में जानते होंगे, तो चलो जल्दी बताओ तुम्हें क्या पता है। जिस पर वो डीमन गॉड कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है वो बच्चा जिसे तुमने रेज किया, क्या वो अच्छा इंसान है? नहीं, तुम पूरी तरह से गलत हो। वो लड़का भी बिल्कुल मेरी तरह ईवल है, वो भी एक डीमन है और एक दिन वो तुम सभी को निगल लेगा। जो सुनते साथ ही चीफ ने अपने धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया, जिसने अपनी सबसे पावरफुल सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर हजारों लाखों सोर्ड्स क्रिएट कर ली थी और अब वो सभी तलवारें आपस में मर्ज होकर एक जायंट सोर्ड को फॉर्म कर लेती हैं, जो कि बड़ी ही तेजी से जाकर उस डीमन में पियर्स हो गई, जिससे तो डीमन गॉड चिल्लाते हुए उस वॉर्टेक्स के अंदर चला गया। साथ ही वो वॉर्टेक्स भी अब पूरी तरह से क्लोज हो चुका था। इधर चीफ कह रहे थे कि तुम डीमंस हमेशा इंसानों को धोखा देते आए हो, तुम्हारे मुंह से झूठ के अलावा और कुछ निकल ही नहीं सकता। अब चीफ को उस डीमन ने कई बातें याद आने लगी। उसने कहा था कि फॉग के समंदर को क्रॉस करते ही तुम्हें एक रिवर नजर आएगी और वहीं पर केयरफ्री सिटी मौजूद है, मगर ये केयरफ्री सिटी ना होकर लिविंग डेड realm की कैपिटल थी और इसका नाम है फेंगदू। यहाँ पर फेंगदू गेट है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इसे गेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता। अब चीफ तो सोच में पड़ गए कि क्या फेंगदू ही केयरफ्री सिटी है। इसका जवाब तो इस सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद ही मिल सकता था, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एंटिटी आ जाती है। वो कह रहा था कि फेंगदू सिटी है, यहाँ पर सिर्फ मरे हुए लोग ही दाखिल हो सकते, तुमने तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए था। जिस पर चीफ कहने लगे कि तुम भी तो जिंदा हो, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे? तो एंटिटी उन्हें बताने लगी कि मैं हूँ चीशियू और मैं फेंगदू सिटी के राजा के लिए नाइट गार्ड का काम करता हूँ। जो लोग ग्रेट डाचू और फेंगदू में घूमने आते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को मैं कैच करता हूँ। जिस पर चीफ कहने लगे कि वो डीमन गॉड भी तो एक क्रिमिनल है, मगर तुमने उसे तो पनिश नहीं किया, उल्टा हमारे जैसे लोगों को हंट डाउन करने में अपना वक्त जाया कर रहे हो। जिस पर चीशियू जवाब देते हुए बताने लगा कि डीमन गॉड को उसके
किए की सजा जरूर मिलेगी। और अगर देखा जाए तो तुम भी जिंदा होकर यहाँ आई, यानी कि तुम भी एक क्रिमिनल हो। सो अब अगर तुम्हें यहाँ से वापस जाना है तो तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। जो सुनकर चीफ भी थोड़े से हैरान हो गए। वो पूछते कि बताओ तुम मेरे से कौन सी कीमत वसूल करना चाहते। तो चीशियो ने बताता है कि हमारे फेंगदू के राजा को तुम काफी ज्यादा पसंद आए, तो उन्होंने तुम्हारे सामने एक शर्त रखी है। तुम यहाँ से अभी तो जा सकते हो, मगर जब तुम्हारी मौत होगी तुम्हें हमारे फेंगदू सिटी में आना पड़ेगा। उसके बाद फेंगदू सिटी ही तुम्हारा घर होगा। जिस पर चीफ कहते हैं कि मरे हुए लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम तो नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड का है, सिर्फ वही अपनी नाव के जरिए मरे हुए लोगों को सही दिशा दिखा सकते हैं। तो फिर फेंगदू के राजा नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड के साथ कम्पीट क्यों करना चाहता, और वो भी सिर्फ मेरे जैसे बूढ़े के लिए। जिस पर चीशियो कहने लगा कि जब ग्रेट डाचो में डार्कनेस नहीं था उस वक्त ग्रेट डाचो में मरने वाले सभी लोग हमारे फेंगदू सिटी से ही बिलोंग करते थे, और आज भी वैसे ही होता है। ये सब सुनकर चीफ को एक और बात पता चली कि डार्कनेस में फैलने से पहले फेंगदू भी ग्रेट डाचो कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा था, और फेंगदू का राजा भी सेम सन गार्डियन जैसे आज भी अपनी ड्यूटीज कर रहा। उतने में ही चीशियो उनसे पूछता है कि बताओ क्या तुमने अपना मन बना लिया है। जिस पर चीफ जवाब देते हुए बताने लगे कि लिविंग डेड रेल्म में जिंदा लोग मारे जाते हैं और वहीं पर मरे हुए लोग जिंदा हो जाते, यानी कि मौत ही यहाँ पर एक नई जिंदगी है। अगर मरने के बाद मैं यहाँ आकर दोबारा से जिंदा हो सकता हूँ तो भला ऐसे मौके को मैं हाथ से जाने क्यों दूंगा। इसलिए मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, बस तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जिस पर चीशियो कहने लगा कि सवाल तो तुम पूछ सकते हो, मगर जवाब देना है या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। तो चीफ ने उससे पूछा कि क्या केयरफ्री सिटी फेंगदू में है, जिस पर वो कह रहा था ना वो सिटी फेंगदू में तो नहीं है। तो चीफ ने तुरंत ही उससे और सवाल पूछने शुरू किए। वो कह रही थी बताओ फिर केयरफ्री सिटी कहाँ पर है, और किन्मो का जेड पेंडेंट मूनशिप को देखकर रिएक्ट क्यों कर रहा था, क्या ये मूनशिप भी केयरफ्री सिटी से बिलोंग करती है। जिस पर चीशियो कह रहा था कि मूनशिप केयरफ्री सिटी से ही यहाँ आई है, उस पर एक मरा हुआ बंदा भी है, तो तुमने जाकर उसी से ये सारे सवाल पूछने चाहिए। जो सुनते साथ ही चीफ कह रहे थे कि आखिर मूनशिप पर डेड मैन कहाँ से आया। जिस पर चीशियो इरिटेट होकर कहने लगा कि यार तुम तो बहुत ही ज्यादा सवाल पूछते हो, अब तो मुझे तुम्हारे साथ रुककर अपना दिमाग और खराब नहीं करना। देखो डेड मैन जाग चुका है तो जाओ जाकर उससे बात करो, और हाँ अपना किया हुआ वादा याद रखना, जब भी तुम मरोगे मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हें उस नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड के साथ नहीं जाना है। इतना कहते साथ ही चीशियो वहाँ से रवाना हो गया। इधर चीफ एक बार फिर से उससे सवाल पूछने लगे कि नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड और फेंगदू में दरारें कब से पड़ गई, मगर चीशियो ने तो उनके सवालों से तंग आकर ही अपनी स्पीड बढ़ा दी। वो बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भाग चुका था। वहीं पर मूनशिप शेक होते हुए उसमें से वही इमोशनल सॉन्ग सुनाई देने लगा। इधर किन्मो भी ग्रैंडपा चीफ का इंतजार कर रहा था, और उतने में घोस्ट फेरी वहाँ पर आ जाती है तो किन्मो तुरंत ही उस पर सवार हो गया। मगर तभी किन्मो ने नोटिस किया कि वो चिलम फूकने वाला डीमन अभी भी उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसने तो किन्मो को कूटने के लिए अपने डीमन दोस्तों को भी वहाँ पर बुला लिया था, जिसके बाद वो सभी एक साथ मिलकर किन्मो पर अटैक करने लगे। वहीं पर किन्मो भी अपनी ब्लेड से उन पर मुसलसल अटैक किए जा रहा था। इन दोनों में हमें जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है, जिसके चलते घोस्ट फेरी पर काफी सारी तोड़फोड़ होने लगी। किन्मो ने मौका मिलते ही अपनी तलवार एक जगह पर स्टैब करके रखी, और जैसे वो डीमन उसके करीब पहुंचा किन्मो अपने सोड हैंडल को पुश करते हुए सीधे उस तलवार को डीमन के हलक में उतार देता है। साथ ही उसने सेवरिंग सोड स्टाइल का यूज करते हुए उस पर जबरदस्त अटैक कर दिया, जिससे वो डीमन टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुका था। किन्मो उस डीमन से कह रहा था कि मैं पहले ही जानता था कि तू मौका मिलते ही मुझ पर अटैक करेगा, इसलिए मैं तेरे स्वागत के लिए ऑलरेडी तैयार था। जिस पर वो डीमन कहने लगा कि तू और तेरा ग्रैंडपा जरूर से मारे जाओगे। जो सुनते साथ ही किन्मो ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ दी। वो कहता है कमीने कहीं के मौत के दरवाजे पर होकर भी तू मुझे बद्दुआ दे रहा। तुझे पता ही नहीं मेरे ग्रैंडपा चीफ कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तेरे जैसे डीमंस उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ चीफ मूनशिप पर पहुंच चुके थे। वहाँ की तोड़फोड़ देखकर चीफ समझ गए कि यहाँ पर एक बहुत ही भयानक बैटल हुई थी। साथ ही वहाँ मौजूद मुराल यानी कि पेंटिंग को देखकर ही उन्हें पता चला कि मूनशिप के जायंट्स ने डार्कनेस में मौजूद मॉन्स्टर्स के साथ बहुत ही भयानक बैटल की थी। यानी कि मून हर्डर्स भी सन हर्डर जैसे ही प्रोटेक्टर्स हैं। उनका मिशन था मून की मदद से डार्कनेस को खत्म करना। किन्मो तो ना ही सन हर्डर जैसे दिखता है और ना ही मून हर्डर जैसे। पता नहीं किन्मो का ओरिजिन क्या होगा। जिसके बाद वो मूनशिप पर लगे हुए चांद को देखने लगे, जो कि काफी ज्यादा डैमेज्ड हो चुका था। वो कहने लगे कि जब भी मून डिस्टर्ब हुआ उसके कुछ रॉक्स क्रैश होते हुए शिप पर आकर हिट हो जाते हैं, जिसके चलते मूनशिप और भी ज्यादा डैमेज हो गई। और फिर जब ग्रेट बैटल हुई उसके बाद ये शिप यहीं पर ट्रैप हो गई है। मगर मुझे थोड़ी देर पहला जो सॉन्ग सुनाई दिया था
वो किसने गाया होगा, यहाँ पर तो कोई भी जिंदा नहीं है। अब चीफ उसी पर्सन को ढूंढ रहे थे कि उतने में उन्हें मून हर्डर की आवाज आई। वो उनसे कहता है कि शायद तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। दरअसल चीफ जहाँ पर खड़े थे वो एक मून हर्डर की बॉडी थी जो कि मूनशिप के साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुका है। वो चीफ को बताने लगा कि मैं एक मून हर्डर हूँ, हमें गार्डियन भी कहा जाता। लेकिन फिर वो मून हर्डर बस बार बार यही बातें दोहराने लगा कि हाँ मैं हूँ मून हर्डर, हमें गार्डियन भी कहा जाता। तभी चीफ उससे कहते क्या तुम मुझे बता सकते हो केयरफ्री सिटी कहाँ पर है, जिस पर वो मून हर्डर कह रहा था कि हम सभी लोग केयरफ्री सिटी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे सभी हर्डर्स को मारा गया। उनकी हालत ऐसी कर दी कि उनके बॉडीज को जोड़ा भी नहीं जा सकता। मैं डरपोक था इसलिए जंग से भाग निकला, मैंने अपने ही साथियों को मरने के लिए छोड़ दिया। और अब वो मून हर्डर मायूस होकर रोने लगा। चीफ समझ चुके थे कि इसका माइंड काम नहीं करता, तो इससे उन्हें केयरफ्री सिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, इसलिए वो वहाँ से रवाना हो गए। मगर उन्हें मून हर्डर के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इधर किन्मो ने देखा कि उसके सामने का रास्ता बंद होने वाला है, अगर वो यहाँ से जल्दी से बाहर नहीं गया तो हमेशा के लिए इस डार्कनेस में ट्रैप हो जाएगा। मगर उतने में ही फेरी वाले को एक कॉइन देकर चीफ भी उस बोट में पहुंच गए। उन्हें देखकर तो किन्मो की जान में जान आ गई थी। चीफ ने देखा कि बैरियर तो जल्द ही क्लोज होने वाला है, तो तुरंत ही किन्मो को लेकर वहाँ से फ्लाई करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। वहाँ मौजूद डार्कनेस भी उनका पीछा कर रहा था, मगर वो दोनों को ट्रैप कर पाई इससे पहले ये लोग डार्कनेस से बाहर आ गए, यानी कि इन्होंने पूरी एक रात डार्कनेस में गुजार दी थी। किन्मो चीफ को बताता है कि इसी वाटरफॉल के नीचे डार्कनेस की ओपनिंग थी, मगर अब तो क्लोज हो चुकी है। जिस पर चीफ बताने लगे कि सिर्फ रात के समय ही रेल्म ऑफ लिविंग डेड का दरवाजा ओपन होता है और सूरज की पहली किरण के साथ वो बंद हो जाता। कोई नहीं जानता कि दिन के उजाले में लिविंग डेड रेल्म कहाँ जाकर छुप जाती है। वैसे तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो जो मैंने दी हुई सिक्के को कलेक्ट कर लिया। मगर किन्मो नाराज था। वो कहता है कि जेड पेंडेंट के गाइडेंस के साथ भी हम केयरफ्री सिटी को ढूंढ नहीं पाए। जिस पर चीफ कहने लगे कि तुम्हारा ये पेंडेंट केयरफ्री सिटी को सेंस नहीं कर रहा था, बल्कि इसने तो मूनशिप को सेंस किया, क्योंकि मूनशिप भी उसी केयरफ्री सिटी से बिलोंग करती है। मैंने फिंगदू की चीफ यू से भी इस सिटी के बारे में पूछा था, मगर उसने बताया कि फिंगदू में केयरफ्री सिटी मौजूद नहीं है। तो किन्मो से फिंगदू के बारे में पूछने लगा, जिस पर चीफ बताते हैं कि फिंगदू लिविंग डेड रेल्म की कैपिटल सिटी है, जहाँ पर केयरफ्री सिटी मौजूद नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि केयरफ्री सिटी इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह है। अगर तुम अपने ओरिजिन्स के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग अपने विलेज की तरफ रवाना हो गए। किन्मो दिल ही दिल में सोचने लगा कि द ग्रेट डाचू, नेदरवर्ल्ड और फिंगदू ये डार्कनेस में छुपी हुई दुनियाएं हैं। ऐसी तो और भी कई सारी दुनियाएं होगी। अगर केयरफ्री सिटी को ढूंढना है तो हमें और भी ढेर सारे खतरों को फेस करना पड़ेगा। कल रात हमने जो भी फेस किया वो तो बस एक शुरुआत थी, इसलिए किन्मो ने डिसाइड किया कि वो जल्द ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, इतना ताकतवर कि डार्क रेल्म की और भी गहराइयों में जा सके, तभी जाकर वो केयरफ्री सिटी को ढूंढ पाएगा। इसलिए किन्मो चीफ से कहने लगा कि मैं अब ग्रेट डाचू से बाहर जाकर आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि बाहरी दुनिया कितनी वास्ट और खतरनाक है। जिस पर चीफ कह रहे थे कि फिर तो हमें विलेज जाते ही तुम्हारे 9 कमिंग ऑफ एज ट्रायल्स की प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। किन्मो सोच रहा था कि मेरे सभी एल्डर्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, पता नहीं मैं उन्होंने दी हुई ट्रायल्स को पास कैसे कर पाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।